हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं अनदर इम्पॉर्टेंट बिजनेस सर्विस, दैट इज इंश्योरेंस। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड बैंकिंग इन द लास्ट वीडियो लेक्चर। वो वीडियो लेक्चर होप आपने देख लिया होगा। इससे पहले के भी वीडियो लेक्चर्स आपने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो वो सारे वीडियो लेक्चर्स देख लीजिए। शुरू में ही मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये वीडियो भी एंड तक देखिएगा, ताकि जो भी टॉपिक हम शुरू करें उसकी एक एक माइन्यूटेस्ट डिटेल जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो इंश्योरेंस के बारे में बच्चों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस दैट कवर्स अप द रिस्क। बिजनेस फुल ऑफ रिस्क होता है और हर स्टेज पे बिजनेस रिस्क होते हैं। जब बिजनेस स्टार्ट किया जाए, जब बिजनेस चलाया जाए, जब उसे एक्सपैंड एंड ग्रो किया जाए। और हम ये भी देख चुके हैं बिजनेस रिस्क के फीचर्स में कि बिजनेस रिस्क कभी भी 100% एलिमिनेट नहीं हो सकते हैं। असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस होता है, सिर्फ इसको रिड्यूस या मिनिमाइज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस पॉलिसी क्या पॉलिसी होती है, उसमें कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, इंश्योरेंस में कौन कौन से प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होते हैं, कितनी तरह की इंश्योरेंस होती हैं, दैट वी ऑल आर गोइंग टू लर्न इन टुडेज लेक्चर। सो लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स and let's start insurance as one of the business services. सबसे पहले देखिए बच्चों के इंश्योरेंस एक एग्रीमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है इन विच वन पार्टी एग्रीज टू पे एन एग्रीड अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पार्टी इन रिटर्न फॉर अ कंसिडरेशन as a result of some uncertain event. Uncertain event ही जो है वो cause of business risk होता है, that anything that happens in the business that results in the loss, that results in the inadequate profits, that is called the uncertain event. तो उस uncertain event की वजह से जो losses होते हैं उनको कवर अप करने के लिए बिजनेस जो है या जो इंश्योर्ड है वो एक इंश्योरर के साथ एग्रीमेंट करता है और उस एग्रीमेंट को हम कहते हैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो इस डेफिनेशन में बच्चों ये क्लियर है कि इंश्योरेंस एक ऐसा एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी जो कि इंश्योरर है दूसरी पार्टी को पैसा देने के लिए तैयार होती है। पैसा देने के लिए तैयार होती है मतलब दूसरी पार्टी को कंपनसेट करने के लिए तैयार होती है जो कि इंश्योर्ड है। इन रिटर्न फॉर अ कंसिडरेशन, इसका मतलब अगर वो कंपनसेट करने के लिए तैयार है तो उसके बदले में भी वो कुछ लेगी एज अ रिजल्ट ऑफ सम अनसर्टेन इवेंट, किसी अनसर्टेन इवेंट की वजह से। तो यहां पर मैंने सारे कीवर्ड्स अंडरलाइन कर दिए हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। हर एक वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एग्रीमेंट और द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो एग्रीमेंट होता है ये एक्चुअली इंश्योरेंस पॉलिसी होती है और एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए पॉलिसी ली जाती है जो उसकी मैक्सिमम लिमिट होती है, जिसको हम कहते हैं पॉलिसी अमाउंट। फिर उसके बाद मैंने अंडरलाइन करा वन पार्टी। तो यहां पर जो वन पार्टी है वो कौन है, इंश्योरर है, जिसको हम इंश्योरेंस कंपनी भी कहते हैं, जिसको हम अश्योरर भी कहते हैं, जिसको हम अंडरराइटर भी कहते हैं, जो कि लॉस को कंपनसेट करती है। उसके बाद मैंने अंडरलाइन करा है एग्रीड अमाउंट। एग्रीड अमाउंट मतलब वो अमाउंट जिस अमाउंट का लॉस हुआ है। तो ये जो एग्रीड अमाउंट है वो होता है कंपनसेशन फॉर द लॉस। जितना लॉस हुआ है उतना कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड को पे करेगी। फिर उसके बाद मैंने अंडरलाइन करा अनदर पार्टी। तो अनदर पार्टी यहां पे कौन हो गया, इंश्योर्ड, जिसको कंपनसेशन मिलेगा। क्लियर। फिर उसके बाद मैंने अंडरलाइन करा रिटर्न फॉर अ कंसिडरेशन। रिटर्न फॉर अ कंसिडरेशन का मतलब कि इंश्योर्ड को भी उसके बदले में कुछ देना पड़ता है इंश्योरर को, क्योंकि वो सर्विस ले रहा है इंश्योरेंस कंपनी से रिस्क कवर अप करने की। तो वो सर्विस फ्री में तो लेगा नहीं, उसके बदले में उसे कुछ देना पड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड द इंश्योरेंस प्रीमियम। क्लियर। फिर उसके बाद मैंने अंडरलाइन करा अनसर्टेन इवेंट। अनसर्टेन इवेंट का मतलब द रीजन और द कॉज ऑफ लॉस। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कवर अप हो रहे हैं वो है वन पार्टी दैट इज द इंश्योरर जो कंपनसेट करता है, अनदर पार्टी जो कि है इंश्योर्ड जिसे कंपनसेशन मिलती है, एग्रीमेंट मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी
जो कि एग्रीमेंट दो पार्टीज के बीच में हो रहा है और वो एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए होता है जिसे हम कहते हैं पॉलिसी अमाउंट। एग्रीड अमाउंट होता है एक्चुअल कंपनसेशन, अनसर्टेन इवेंट होता है रीजन फॉर द लॉस, और कंसिडरेशन जो कि इंश्योर्ड को देनी पड़ती है इंश्योरर को, दैट इज कॉल्ड द इंश्योरेंस प्रीमियम। अब यहां पर मैंने इसी को डायग्राम के थ्रू बता दिया है कि इंश्योरर जो है वो क्या देता है, कंपनसेशन देता है इंश्योर्ड को, और इंश्योर्ड उसके बदले में क्या देता है इंश्योरर को, प्रीमियम। तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट जो दो पार्टीज के बीच में होता है, इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में, जिसमें इंश्योरर इंश्योर्ड को कंपनसेट करने का वादा करता है अगर कोई अनसर्टेन इवेंट या हैपनिंग होगी या कोई लॉस होगा, उसे कंपनसेट करने का वादा करता है। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब इस तरह के इंश्योरेंस पॉलिसीज जब ली जाती हैं तो इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस तय होती हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस तय होते हैं, और वो सारे किस बेसिस पे तय होते हैं, on the basis of principles of insurance. So next we are going to do what are the various principles of insurance that are applicable to the various contracts of insurance. So let's start with the principles of insurance. इंश्योरेंस के प्रिंसिपल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अभी हम रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ इन सारे प्रिंसिपल्स को कवर अप करेंगे। शुरू करते हैं डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस प्रिंसिपल से कि रूल्स ऑफ एक्शन और द कंडक्ट टू बी फॉलोड और एप्लीकेबल टू वेरियस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी हमने देखा कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को कंपनसेट करती है, और जो पार्टी कंपनसेट होती है वो उसके बदले में प्रीमियम देती है इंश्योरर को। तो जब ये दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स को गवर्न करने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि कहलाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। टोटल 7 प्रिंसिपल्स हैं बच्चों, और ये सभी तरह के इंश्योरेंस पॉलिसीज और कॉन्ट्रैक्ट्स पे एप्लीकेबल होते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे, लाइफ इंश्योरेंस होती है, व्हीकलर इंश्योरेंस होती है, हेल्थ इंश्योरेंस होती है, मैरीन इंश्योरेंस होती है, बहुत सारी तरह के इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो उन सारे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में जो दो पार्टीज हैं उनको क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, और उसके बिना वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इलीगल या इनवैलिड हो जाता है। तो वो सारे प्रिंसिपल्स क्या हैं उनको एक एक करके अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लिस्ट बना लीजिए और ये सारे प्रिंसिपल्स अपने पास नोट कर लीजिए। नंबर 1 utmost good faith, number 2 indemnity, number 3 insurable interest, number 4 contribution, number 5 subrogation, number 6 causa proxima, number 7 mitigation of loss। अब एक एक करके सारे प्रिंसिपल्स along with examples I will explain you now। सबसे पहला बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस जो होता है वो होता है अटमोस्ट गुड फेथ। मैंने यहाँ पर बच्चों आपके लिए पॉइंट्स बना दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, यही आपके लिए नोट्स का भी काम करेंगे, और इससे आपको पूरी तरह से हर एक प्रिंसिपल की एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ जाएगी। अटमोस्ट गुड फेथ में बच्चों क्या बताया गया है कि जो दो पार्टीज हैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की, इंश्योरर और इंश्योर्ड, उन दोनों को एक दूसरे पे पूरा विश्वास रखना होता है, और पूरे विश्वास के साथ एक दूसरे को सारी इंफॉर्मेशंस बताना जरूरी होता है। सबसे पहला पॉइंट देखिए बच्चों, एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ यूबेरिमा फाइडी। यूबेरिमा फाइडी जो है वो दूसरी लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है अटमोस्ट गुड फेथ। तो इसका मतलब कि हर एक प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस जो है उसमें गुड फेथ का होना बहुत ही जरूरी है। और वो कैसे पता लगेगा गुड फेथ है या नहीं है? सेकेंड पॉइंट देखिए, इंश्योरर मस्ट टेल टू द इंश्योर्ड all the material facts and the accurate informations about the policy। ज्यादातर बच्चों आपने देखा होगा कि इतनी लंबी लंबी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, छोटे छोटे फॉन्ट्स में वो लिखी होती हैं कि एक्चुअली हम वो सारी चीजें पढ़ भी नहीं पाते हैं, और इसी वजह से बहुत सारे मटेरियल फैक्ट्स इंश्योरर जो है वो हाइड कर लेता है, और जब हम एक्चुअली लॉस होता है और कंपनसेशन लेने जाते हैं तब इंश्योर्ड को पता लगता है कि इस चीज के लिए तो कंपनसेशन मिलेगा ही नहीं। तो इस तरह के जो पॉलिसीज होती हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो वॉइड माने जाते हैं जिसमें कोई भी चीज जो है वो छिपाई जाती
जाती है या गलत बताई जाती है टू द इंश्योर्ड। ये कंडीशन है कि इंश्योरर जरूर बताए कोई भी ऐसा फैक्ट जिसकी वजह से उसे लगता है कि इंश्योर्ड का डिसीजन पॉलिसी लेनी है या नहीं लेनी है, कितना अमाउंट का कंपनसेशन मिलेगा, कितना परसेंट मिलेगा, क्या क्या चीजें इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर अप हो रही हैं, छोटी से छोटी माइन्यूटेस्ट बात भी इंश्योरर को बतानी जरूरी है। और उसी तरह से इंश्योर्ड, तीसरा पॉइंट देखिए, इंश्योर्ड मस्ट टेल टू द इंश्योरर अबाउट द वैलिड डिटेल्स। तो इंश्योर्ड भी जो है जब पॉलिसी ले रहा है तो उसको भी अपने बारे में सारी इंफॉर्मेशंस, जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशंस हैं, उसकी एज के बारे में, उसके पर्टिकुलर जो भी इंफॉर्मेशंस फॉर्म में पूछी जा रही हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन वो गलत सप्लाई ना करे। कई बार क्योंकि ऐसा होता है बच्चों, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में जब एज के हिसाब से प्रीमियम तय होता है तो बहुत सारे लोग जो है वो गलत एज बता देते हैं ताकि उनका प्रीमियम कम हो जाए। तो ये भी एक एग्जांपल है कि वहां पर वो अटमोस्ट गुड फेथ को वायलेट कर रहे हैं। तो इंश्योर्ड की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोई भी मटेरियल फैक्ट अपने बारे में हाइड ना करे या गलत इंफॉर्मेशन अपने बारे में प्रोवाइड ना करे। और फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फेलियर टू मेक द फुल डिस्क्लोजर मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड और इनवैलिड। अगर दोनों में से कोई एक भी पार्टी फुल डिस्क्लोजर नहीं करती है या गलत डिस्क्लोजर करती है और बाद में ये साबित हो जाता है तो वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इलीगल या इनवैलिड हो जाता है। तो एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि किस केस में अगर वो इलीगल या इनवैलिड हो गया बिकॉज ऑफ गुड फेथ की वजह से, तो क्या इंश्योर्ड को कंपनसेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है कि एक इंश्योरर है ए और एक बी है इंश्योर्ड। जिस टाइम पॉलिसी ली, ही इज हैविंग अ हार्ट डिजीज, उसको हार्ट की प्रॉब्लम है लेकिन ही डिडंट डिस्क्लोज, उसने ये बात नहीं बताई, बहुत सारी अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स और इंफॉर्मेशन छिपा ली और झूठी रिपोर्ट्स उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ लगा दी। बाद में ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक, फिर उसकी डेथ हो जाती है। अब बात ये आती है कि क्या इंश्योरेंस कंपनी उसको क्लेम देगी या नहीं देगी। लेकिन अगर ये साबित कर देता है इंश्योरर कि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब लिया गया था उसी टाइम उसको हार्ट डिजीज थी और ये बात उसने इंश्योरर से छिपाई थी, देन ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल ही विल नॉट कंपनसेट द लॉस टू द इंश्योर्ड। अभी हम सारे प्रिंसिपल्स में ही यही देखेंगे कि क्या रूल एप्लीकेबल होता है और किस कंडीशन में जो है वो इंश्योरर कंपनसेट करेगा और किस कंडीशन में इंश्योरर कंपनसेट नहीं करेगा। तो यहां पर एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए किसी ने अपनी फैक्ट्री की इंश्योरेंस पॉलिसी ली अगेंस्ट द फायर और उसके जो सर्किट्स हैं और जो इलेक्ट्रिक बोर्ड्स हैं वो बहुत पुराने हैं और इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको वार्निंग देती है, इंस्ट्रक्शंस देती है कि हम इंश्योरेंस कवर कर लेते हैं लेकिन आप इनको सबको रिपेयर करा लीजिए, और वो एक्चुअली रिपेयर नहीं कराता है और झूठी रिपोर्ट्स दे देता है और उसके बाद में फायर ब्रेकआउट हो जाती है और आग की वजह से बहुत नुकसान हो जाता है। तो उस केस में भी इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट कर सकती है क्लेम ऑन द ग्राउंड कि जो इंश्योर्ड है उसने मटीरियल फैक्ट्स को हाइड करा या जो इंफॉर्मेशन उसको दी गई थी उसको फॉलो नहीं करा। तो इस तरह के बहुत सारी केस स्टडीज से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएंगे जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन से पर्टिकुलर प्रिंसिपल की एप्लीकेबिलिटी की वजह से यहां पे कंपनसेशन नहीं दिया गया है और क्यों नहीं दिया गया है। सो आई होप विद दीज पॉइंट्स आपको ये बताना है कि जो दोनों पार्टीज हैं, इंश्योरर और इंश्योर्ड, दोनों को ही एक दूसरे पे फेथ रखना है। इंश्योरर को भी इंश्योर्ड को सारी बातें बतानी है, इंश्योर्ड को भी इंश्योरर को सारी बातें बतानी है। अगर दोनों पार्टीज में से कोई एक भी धोखा देती है उससे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड और इलीगल या वॉइड हो जाएगा और कंपनसेशन ऑफ क्लेम जो है वो नहीं दिया जाएगा। सो आई होप विद दिस एग्जांपल एंड विद दिस पॉइंट्स the basic principle of utmost good faith is clear to you. Now let's move on to the second principle, that is the principle of indemnity. Indemnity का मतलब होता है बच्चों compensation. To indemnify means to compensate. तो indemnity principle में हम ये देखेंगे कि कितना compensation दिया जाएगा by the insurer to the insured और कौन कौन से contracts पे ये principle applicable होगा।
सबसे पहला पॉइंट देखिए बच्चों, इंडेमनिटी मीन्स टू पुट द इंश्योर्ड इन द सेम फाइनेंशियल पोजीशन वेयर ही वाज बिफोर द लॉस। व्हाट डज इट मीन कि मान लीजिए कि इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और पॉलिसी अमाउंट जो है वो 10 लाख का है, सपोज ये पॉलिसी अमाउंट है, ठीक है, और अगेंस्ट फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और फायर ब्रेकआउट हो जाती है फैक्ट्री में और 3 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है, गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि जब कंपनसेशन मिलेगा तो 3 लाख का मिलेगा या 10 लाख का मिलेगा? तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस का कंपनसेशन देगा इंश्योरर, पूरे पॉलिसी अमाउंट का इंश्योरर कंपनसेशन नहीं देगा। तो इसका मतलब कि 10 लाख की पॉलिसी ले रखी थी उसने, लॉस हुआ 3 लाख का और वो लॉस उसको या तो 3 लाख या उससे थोड़ा सा कम कंपनसेशन मिल गया और फिर वो उसी पोजीशन पे आ गया जहां पर वो था बिफोर द लॉस। तो एक्चुअली इंडेमनिटी प्रिंसिपल में बताया जाता है कि जो इंश्योर्ड है ना, ही कैन नॉट गेट द प्रॉफिट्स आउट ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अगर 10 लाख का उसे पॉलिसी अमाउंट मिल जाएगा तो उसके तो फायदा ही हो जाएगा। नुकसान 3 लाख का हुआ, 10 लाख वहां से ले लिए तो यहाँ तो 7 लाख का प्रॉफिट हो गया। ऐसा नहीं होता है इंश्योरेंस पॉलिसीज या इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में। यही बताया गया है इंडेमनिटी प्रिंसिपल में that how much should be the compensation of the loss और कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स पे वो कंपनसेशन एप्लीकेबल होगा। Insurer has to compensate the insured only the amount of actual loss, not the policy amount. ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। द इंश्योर्ड कैन नॉट गेट द प्रॉफिट्स आउट ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। इट इज एप्लीकेबल ओनली टू द फायर एंड मैरीन इंश्योरेंस एंड नॉट टू द लाइफ इंश्योरेंस। इसका भी क्या लॉजिक है? कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्या इंडेमनिटी प्रिंसिपल लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पे एप्लीकेबल है या क्या लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है? तो आप लिखेंगे नो। व्हाई? बिकॉज लाइफ ऑफ अ पर्सन कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अभी हमने इंडेमनिटी प्रिंसिपल में देखा कि जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस है वो कंपनसेट किया जाएगा। तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस जो है वो फायर इंश्योरेंस में, मैरीन इंश्योरेंस में तो कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन अगर लाइफ का लॉस है, मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली 10 लाख की और वो हमने 10 साल के लिए ली और किसी पर्सन की डेथ हो जाती है 2 साल बाद ही, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 2 साल में 2 लाख का ही उसकी लाइफ का नुकसान हुआ? अभी तो 8 साल की पॉलिसी बची हुई थी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लाइफ ऑफ अ पर्सन कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इसीलिए जो इंडेमनिटी प्रिंसिपल है वो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स पे एप्लीकेबल नहीं होता है। चाहे 2 महीने पहले ही पॉलिसी ली हो, चाहे 1 महीने पहले ही पॉलिसी ली हो, उस केस में अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो पूरा का पूरा इंश्योरेंस क्लेम, पॉलिसी अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ता है। वहां पे इंडेमनिटी एप्लीकेबल नहीं होगा, वहां पे कैलकुलेशन ऑफ लॉस पॉसिबल नहीं होगा, तो वहां पे पूरा अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा। तो इन अ नटशेल हम क्या कह सकते हैं कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस जिसमें कैलकुलेशन ऑफ लॉस पॉसिबल नहीं है, बाकी सारे प्रिंसिपल्स में इंडेमनिटी प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा। और इंडेमनिटी का मतलब होता है टू कंपनसेट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस टू द इंश्योर्ड, नॉट टू कंपनसेट विद द होल पॉलिसी अमाउंट। तो बच्चों जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो मैं और आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बताऊंगी कि केस स्टडीज के साथ इस तरह के प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, घुमा घुमा कर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ऐसा हुआ कि लॉस ऑफ फायर हुआ तो क्या यहाँ पे इंडेमनिटी एप्लीकेबल होगा या नहीं, लॉस ऑफ लाइफ हुआ तो क्या इंडेमनिटी एप्लीकेबल होगा या नहीं, या कहीं पे पूछा जाएगा कि इस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस और सिचुएशन में लॉस कंपनसेट किया जाएगा या नहीं, या कितना कंपनसेट किया जाएगा, कौन सा प्रिंसिपल यहाँ एप्लीकेबल हो रहा है, रीजनिंग के साथ आपको आंसर्स देने होंगे। तो आप ये सारे बिल्कुल इसी तरह से, अगर आपको डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन आ जाए तो इसी तरह से पॉइंट वाइज आप हर एक प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करेंगे, हर एक प्रिंसिपल का आप एग्जाम्पल देंगे, और अगर एग्जाम्पल क्वेश्चन में आ जाए तो कौन से पॉइंट्स को बेस बनाकर आप उसका आंसर लिखेंगे, हर एक प्रिंसिपल आपको इसी तरह से समझना है। Let's move on to the third principle, that is insurable interest. सबसे पहले बच्चों आपको समझना होगा what is the meaning of insurable interest, क्योंकि इस प्रिंसिपल में बताया गया है that there must be the presence of insurable interest in every contract of insurance.
द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। देखो सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, जिसकी इंश्योरेंस ली जाती है, या तो लाइफ ऑफ अ पर्सन की इंश्योरेंस ली जाती है, या किसी ऑब्जेक्ट की ली जाती है, हाउस की ली जाती है, मशीन की ली जाती है, तो बहुत सारी चीजों की इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो ली जाती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी लाइन को बेस बनाकर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये नोट कर लीजिए कहीं अपने पास। इट इज नॉट द हाउस और द शिप or the machinery or the life that is insured, but it is the pecuniary interest of the insured in them. What does it mean? कि जब इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है किसी पर्सन की या किसी मशीन की या किसी शिप की या हाउस की, तो एक्चुअली उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की या पर्सन की इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली जाती, बल्कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्सन में जो इंश्योर्ड का इंटरेस्ट होता है उसके अगेंस्ट पॉलिसी ली जाती है, और वही इंटरेस्ट कहलाता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द थिंग और द लाइफ। इसका मतलब कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब माना जाएगा कि वो प्रेजेंट है, कि जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर की इंश्योरेंस ली गई है उसकी डिस्ट्रक्शन से इंश्योर्ड को नुकसान होगा, फाइनेंशियल नुकसान होगा, तभी उसका उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट माना जाएगा। द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर रिजल्ट्स इन द फाइनेंशियल लॉस टू द इंश्योर्ड। इसका मतलब कि अगर कोई एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जिसकी एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस से इंश्योर्ड को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो उसका उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट जब ही माना जाएगा जब वो उसको प्रिजर्व करेगा तो उसका फाइनेंशियल प्रॉफिट होगा, और उसकी डिस्ट्रक्शन होगी तो उसका फाइनेंशियल लॉस होगा। उसके बाद ये पॉइंट देखिए, द टाइम ऑफ प्रेजेंस ऑफ द इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज ऑल्सो डिफरेंट इन द डिफरेंट केसेस। मतलब इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है हर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में अलग अलग टाइम पे प्रेजेंट होना जरूरी है। लाइफ इंश्योरेंस में कब इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए? जब इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाए। मतलब अगर 2023 में आज हम किसी की इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, तो जिस पर्टिकुलर पर्सन की इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं उसकी एग्जिस्टेंस से फाइनेंशियल प्रॉफिट होगा और उसकी नॉन एग्जिस्टेंस से फाइनेंशियल लॉस होगा। और वो पॉलिसी हमने 10 साल की ली और 10 साल बाद वो इंटरेस्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, जब एक्चुअल लॉस हुआ तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट था। मैरीन इंश्योरेंस के केस में जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो एट द टाइम ऑफ लॉस होना चाहिए। सीधा सा लॉजिक है, मान लीजिए मुझे अपने कोई गुड्स जो है वो शिपमेंट करवानी है 6 महीने बाद, तो मैं पहले से ही इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रख लूंगी 6 महीने के बाद की, और जब वो गुड्स ट्रांजिट में होंगे उस टाइम उन गुड्स में कोई लॉस हो जाता है तो उस टाइम तक मेरे पास ही उसकी ओनरशिप है, अभी तक वो बायर के पास नहीं पहुंचे हैं, तो मेरा उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। अभी तो वो गुड्स प्रोड्यूस ही नहीं हुए हैं, अभी तो वो गुड्स मैन्युफैक्चर ही नहीं हुए हैं, वो मैन्युफैक्चर होंगे, पैक होंगे, फिर डिस्पैच होंगे, लेकिन मैंने पहले से ही पॉलिसी ले ली। तो इसीलिए मैरीन इंश्योरेंस के केसेस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट का होना कब जरूरी है? जब लॉस हो। एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी इंश्योरेबल इंटरेस्ट का होना जरूरी नहीं है। फिर उसके बाद जो फायर इंश्योरेंस की पॉलिसीज ली जाती हैं उसमें दोनों ही टाइम पे, अगर आज मैंने पॉलिसी ली है, अगर मैंने गुड्स मेरे गोडाउन में रखे हुए हैं, प्रोड्यूस किए हुए गुड्स हैं, और मैंने पूरी फैक्ट्री और गोडाउन की इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है कि कोई भी डैमेज या लॉस होगा गुड्स को, उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, तो आज भी मेरा उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, और जिस टाइम लॉस होगा उस टाइम भी मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट का होना जरूरी है। तो तीनों केसेस में जो है ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है कि व्हेन शुड द इंश्योरेबल इंटरेस्ट बी प्रेजेंट इन द डिफरेंट cases of insurance policies. So in life insurance it must be present at the time of taking the policy. In marine insurance it must be present at the time of the loss. In fire insurance it must be present both at the time of taking the policy and the loss. लेकिन insurable interest का presence होना जरूरी है। अगर कोई particular insured का किसी subject matter में insurable interest नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी लॉस को कंपनसेट करने से मना कर देगी। तो आपको वो एग्जांपल्स भी पता होने चाहिए कि कहां कहां पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, और उसके लिए ओनरशिप ही जरूरी नहीं है।
मान लीजिए कि मैंने किसी को लोन दे रखा है, मान लीजिए मैं एक बैंकिंग कंपनी हूं या एक फाइनेंस कंपनी हूं और मैंने कुछ असेट्स गिरवी रख के उस कंपनी को या किसी एक इन्वेस्टर को लोन दे रखा है, तो वो जो उसने असेट मेरे पास गिरवी रखवा रखा है वो असेट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी एग्जिस्टेंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं उस असेट की ओनर नहीं हूं तब भी मैं उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकती हूं क्योंकि मेरा उसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होते हैं कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ द डेटर्स, तो डेटर्स से हमें पैसा लेना होता है तो उसमें भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, तो इस तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी भी ली जा सकती है टू कवर अप द लॉसेस अगेंस्ट द बैड डेट्स, तो वो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अ हस्बैंड हैज द इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ अ वाइफ if he is financially dependent. A father can take the insurance policy of a son where he is financially dependent. तो जहां पर भी फाइनेंशियल डिपेंडेंस होती है और जहां पर भी कोई भी सब्जेक्ट मैटर को प्रिजर्व करने की बात होती है, क्योंकि इसीलिए प्रिजर्व किया जाता है कि उसके लॉस से इंश्योर्ड को नुकसान हो सकता है, तो वो सब्जेक्ट मैटर जो है उसमें उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट माना जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप अपने पास नोट कर लीजिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इट इज नेसेसरी टू हैव द इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, although the time of presence of insurable interest is different in the different cases of insurance policies. Let's move on to another principle, the principle of contribution. बहुत ही important है ये भी from the examination viewpoint, the principle of contribution, the fourth one. ये पॉइंट्स बच्चों आपके नोट्स के काम आएंगे। मैं वैसे भी आपसे कहती हूं कि कोई भी टॉपिक आप एक्सप्लेन करेंगे हमेशा पॉइंट्स में एक्सप्लेन करेंगे, तो किस तरह से आप हर एक प्रिंसिपल को पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट देखिए कि दिस प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन इज एप्लीकेबल वेयर मोर देन वन इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन फॉर द सेम सब्जेक्ट मैटर। तो जहां पर भी डबल इंश्योरेंस होती है वहां पर यह प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है। The insurer will compensate the loss in proportion to the amount assured by each one of them. तो अगर डबल इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है जो मैंने यहां पर लिखा है, आप भी अपने पास नोट कर लीजिए कि जो भी कंपनसेशन देगा एक पर्टिकुलर इंश्योरर वो किस तरह से कैलकुलेट होगी, सम इंश्योर्ड विद द इंश्योरर डिवाइडेड बाय टोटल सम इंश्योर्ड मल्टीप्लाइड बाय द लॉस। तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा जिसमें मान लीजिए कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, इंश्योर्ड ने दो इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रखी है सेम सब्जेक्ट मैटर की, 5 लाख की इंश्योरर ए से ले रखी है और 3 लाख की इंश्योरर बी से ले रखी है, तो इसकी जो रेशियो बनेगी 5:3 में बनेगी। तो एक्चुअल लॉस अगर 1,60,000 होगा तो जब वो हम एक्चुअल लॉस 1,60,000 इस फॉर्मूला में पुटअप करेंगे तो जो सम इंश्योर्ड विद द इंश्योरर है वो 5 लाख है, टोटल सम इंश्योर्ड हो जाएगा 8 लाख, तो 5 लाख बाय 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1,60,000, और जो दूसरा इंश्योरर बी होगा वो होगा 3 लाख बाय 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1,60,000। इसका मतलब जो एक्चुअल लॉस का कंपनसेशन होगा वो 5:3 की रेशियो में होगा। 5/8 जो है वो ए कंपनसेट करेगा और 3/8 जो है वो बी कंपनसेट करेगा। तो जो टोटल लॉस है उसका 1,60,000 का 1 लाख रिकवर होगा इंश्योरर ए से और 60 लाख रिकवर होगा इंश्योरर बी से। सो द इंश्योरर विल कंपनसेट द लॉस in proportion to the amount assured by each one of them, और जो कि मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया है। Insured cannot claim the total loss from each insurer। इसका मतलब सीधा सीधा है कि 1,60,000 वो ए से भी रिकवर कर ले और 1,60,000 वो बी से भी रिकवर कर ले तो उसके पास तो 3,20,000 आ गया और लॉस उसका एक्चुअल कितना हुआ है 1,60,000। तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में जो रीजन या फोकस होता है वो ये होता है कि इंश्योर्ड को सेम फाइनेंशियल पोजीशन पे ले आओ वेयर ही वाज बिफोर द लॉस, जो अभी हमने देखा इन द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। सो नो इंश्योर्ड इज अलाउड टू मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। If the full loss is recovered from one insurer, then the right to obtain loss from the other insurer ceases। इसका मतलब यहां पर यह भी पॉसिबिलिटी है कि अगर पूरा 1,60,000 जो इंश्योर्ड है वो इंश्योरर ए से रिकवर कर ले तो अब वो बी से कुछ भी रिकवर नहीं कर सकता।
and the insurer who has compensated can recover from the other insurer. अब क्या होगा कि अगर इंश्योरर ए ने पूरा 1,60,000 कंपनसेट कर दिया और उसे करना था सिर्फ 1 लाख, तो अब वो 60,000 इंश्योरर बी से रिकवर कर सकता है. दिस इज व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन. तो हमेशा हम ये ध्यान रखेंगे कि डबल इंश्योरेंस के केस में एक फॉर्मूला होगा हमेशा. इसी फॉर्मूले के हिसाब से द कंपनसेशन बाय द वेरियस इंश्योरर्स जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा और कोई भी इंश्योर्ड जो है वो सारे इंश्योरर से कंपनसेशन ऑफ लॉस नहीं ले सकता बिकॉज ही इज नॉट अलाउड टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस. तो बच्चों हमने अभी 4 प्रिंसिपल्स यहाँ पे कर लिए हैं, 3 प्रिंसिपल्स अभी बाकी हैं, वो हम पार्ट बी में कर लेंगे. उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, लाइफ, मेरीन, फायर इंश्योरेंस, उन तीनों के बीच में कंपैरिजन, ये भी हम पार्ट बी में कवर अप कर लेंगे. सो आई होप इंश्योरेंस टॉपिक जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रही हूँ बार बार एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको हमें बहुत डिटेल में करना है और बहुत ध्यान से आपको सारी बातें सुननी है क्योंकि हर तरह के क्वेश्चन जो है, केस स्टडीज, हॉट्स, इस तरह के टॉपिक पे पूछे जाते हैं. इसलिए बहुत जल्दी जल्दी में इस टॉपिक को हम कवर अप नहीं करेंगे. बहुत ध्यान से आप एक एक बात, एक एक पॉइंट सुनेंगे और समझेंगे. तो बाकी के 3 प्रिंसिपल्स हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर अप करेंगे और आप इससे पहले की जो सर्विसेज हम कर चुके हैं वो सारी वीडियोस भी साथ साथ देखते जाइए. साथ साथ आप सारे टॉपिक जो हैं कवर अप करके चलिए ताकि हम जब क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करें यूनिट 3 और 4 के बाद, हम कंबाइंड क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे तो उस टाइम पे आपके पास कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए. तो अगर आपने पीछे की वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें भी देख डालिए जल्दी से, अपने फ्रेंड्स और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए मैक्सिमम, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहें और आप कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक या कॉन्सेप्ट मिस ना करें. So see you next time. Stay healthy and connected. We will discuss another topic of the insurance, one of the very important service facility.